हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है, तो वो सारे बच्चे देखें जिनको ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मानने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today is the most important topic here, the reproduction and population control. There is a most important topic here, the ability of reproduce in one extremely character of living beings. There is a most important. This topic is important for the CBSE 10th class and +1 and +2 student. There is a subject of biology and the topic is the reproduction and population control. There is a most important topic here. The assembly character of the living being. It is involved the transmission of genetical materials from a parental generation to the next generation, thereby the ensuring that characteristics not only a species but also of the parental organism and peripetures in this process of their generation of a living organism give rise to another generations. This process by which the living organism produce its own kinds of known as the reproduction. The organism reproduces in the two way is the gametes are not produced and there are no fusion of gametes of fertilization or sexual reproductions, and by their second is the formation of the fusion of gamete is a sexual reproduction. In this lesson, types of reproduction and reproductions in a sponge, insect and human are discussed. There is a section of deal with the problem of population responses of human. After completing this lesson, you will be able to define reproduction and differentiation between the asexual and sexual reproduction and describe germinals from formation and example of sexual reproduction and describe the organ for a sexual reproduction in the cockroaches and state function of each part of the male and female reproductive system in humans and draw the level diagram of male-female reproductive system and describe the main event in the process of reproduction in humans starting from their productions of gametes and pregnancy and childbirth and describe the presence of exchange of nutrition, respiratory gases across embryos and mother and explain to the
locations. And also study here lists the factor responsible for the rapid rise of population in India and describe to disadvantage and to increasing of population, explain the need for the controlling the population growth, and list the various method of contraceptions and population control. There is a most important topic here, and their reproductions. The reproduction is the ability of the living organism by which there are process of offspring of their own kind organism responds by. There is a two types here. Asexual reproduction, they involve the production of the offspring from a single organism without the formation of gamete. It is a common process of reproduction in a bacteria, protista, lower plant and lower animal. And second here, their sexual reproduction is their production of the offspring by their formation, and a sequence is a fusion of gametes as the fertilization the male and female gametes. A unit to form a zygote which is developed into the mature organism. Most animals and higher plants multiply by the sexual reproduction. The two examples of sexual reproduction is given here: insect and human. देखिए दोस्तों, ये टॉपिक जो है कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनआईएस के बच्चों के लिए हो या 10th क्लास के लिए हो, +2 के लिए हो, +1 के लिए हो, जिनका भी बायोलॉजी सब्जेक्ट है और जिनमें जनन और जनसंख्या नियंत्रण है, समझिए ये चैप्टर जो है उनके लिए अमृत के समान है। अगर ये चैप्टर वो अच्छे से समझ लेते हैं पूरे तो 100% जो है उनको इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई डाउट ही नहीं रहेगा और इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। तो ये चैप्टर हर एक बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है जनन यानी रिप्रोडक्शन और जनसंख्या नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल। तो समझिए कि ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें जो है हम जनन करने की क्षमता का होना सजीव का एक अनिवार्य अभिलक्षण है। ये तो आपको पता ही है कि हर सजीव जो है जनन करता है। ठीक है, जो भी जीवित प्राणी है वो सारे के सारे जो है जनन करता है और जनन करके ही अपने जैसा जीवों का विकास करता है। कहते हैं इसके द्वारा जो है आनुवांशिक पदार्थ पैतृक पीढ़ियों से अगले पीढ़ियों में पहुंचती है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये चीज़ें जो होती है ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके भी शरीर में ऐसे बहुत सी चीज़ें या क्रियाएँ हो या प्रतिक्रियाएँ हो, आपको आपके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी से मिलते जुलते ही होंगे, चाहे शक्ल हो जाए, आपका कैरेक्टर हो जाए, कोई भी चीज़ आपको ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा। तो इसका मतलब है कि आपको पैतृक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ये पहुंच जाती है और इस प्रकार न केवल जाति ही अभिलक्षण बल्कि उनके जीवों की लक्षण भी अनुवांशिक रूप से बनने और आगे बढ़ते ही रहते हैं। इस प्रक्रिया में एक सजीव को एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को जन्म देती है, क्योंकि इसी कारण जो है एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को जन्म देती है और उनकी जो है कंटिन्यू चल जाती है। इस प्रक्रिया को जिनके द्वारा हम अपने ये प्रकार के जीवों को जन्म देते हैं, इसी को जनन कहते हैं या इसको ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर जीव दो प्रकार उत्पन्न होते हैं। एक प्रक्रिया में युग्मक बनती है जिनमें युग्मों की कोई संलग्न निश्चित नहीं होता, यानी इसमें स्पर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और दूसरा जो होता है दोस्तों, इसमें हम लैंगिक जनन करते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेटों की आवश्यकता होती है, जिसमें इंसान भी आते हैं, बहुत से जीव जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधों में भी इवन देखने को ये मिला है। ठीक है, तो हमने जब चैप्टर पिछला किया था तो उसमें हम सब कुछ जाने थे कि पौधों में भी लैंगिक जनन होती है, उसमें भी गति होती है, वो भी वेस्ट मटेरियल को जो है त्यागती है। तो बहुत कुछ हमने जाना था पिछले चैप्टर में। तो अगर आपको नहीं समझ है तो जरूर उसको देख लेना। तो कहते हैं कि स्पंज हो, कीटो हो, मानव हो, सबके अंदर जनन प्रक्रियाएँ होती है। इस क्रम में मानव जनसंख्या विस्फोट की समस्याएं भी एक गंभीर रूप धारण करती चली जा रही है। तो इस विषय में भी हम जो है इसको कंट्रोल करने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। दोस्तों, जब ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे तो कई मायने में बहुत कुछ आप जान पाओगे। जनन की परिभाषा समझ पाओगे, लैंगिक अलैंगिक जनन में विभेदन कर पाओगे, लैंगिक जनन के उदाहरण के तौर पर मुकुलिक यानी जैमलस का भी वर्णन कर सकोगे। तिलचट्टा यानी कॉकरोचों में लैंगिक जनन के अंगों के बारे में भी यहाँ पर जानोगे। मानव नर और मादा जनन तंत्रों के प्रयोग के कार्य के बारे में भी समझोगे। नर मादा जनन तंत्रों के चिन्ह जो है आरक्षित चित्र भी यहाँ पर को दर्शाया जाएगा। और मानव जनन की प्रक्रिया की प्रमुख घटनाएं युग्मकों को बनने से आरंभ करके जो है प्रेगनेंसी के हर एक प्रसव यानी बच्चे जो जन्म लेते हैं हर एक बात पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं जिसकी रिगार्डिंग ये सारी क्रियाएँ होती है। माँ और भ्रूण के बीच पोषण और श्वसन गैसों के विनिमय का भी वर्णन हम कर सकेंगे और दूध स्वेदन का उल्लेख भी करेंगे, किस प्रकार जो है यहाँ पर दूध जो है बनती है और जिसकी वजह से जो है बच्चे पोषित होते हैं। तो इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे।
साथ में हम मानव जनन के क्षेत्र में हाल ही हुई प्रगति का उल्लेख भी करेंगे कि जनसंख्या किस प्रकार बढ़ रही है, और निम्न शब्द जैसे कि जनसंख्या, जनसांख्यिकीय, जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि आदि पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं भारत में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारणों को सूचीबद्ध भी कर सकेंगे और भारत में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारण होने वाली हानि को भी हम समझेंगे। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण करने की आवश्यकताओं की व्याख्या भी करेंगे और जनसंख्या नियंत्रण के लिए विभिन्न गर्भ निरोधक विधियों का भी सूची बनाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ शब्दों को जानना पड़ेगा कि आखिर जनन क्या होती है। देखिए, रिप्रोडक्शन होती क्या है। कहते हैं जनन कर पाना सजीव प्राणी की वह क्षमता है जिसके द्वारा वो अपने ही प्रकार की जो संतान पैदा कर सकते हैं, यानी संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो कहते हैं विभिन्न जो है जीवों में जनन की कुछ प्रक्रियाएं होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो जो जनन कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन जो व्यक्ति जन्म बच्चों को नहीं दे सकते हैं, कुछ ना कुछ कारण होता है, तो यहाँ पर उसके विषय में भी जो हमें जानने को मिलेगा, जहाँ हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वो भी हमारे लिए टॉपिक जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होती है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। इसमें बिना युग्मकों के बिना एकल जीव द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं और ये बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, निम्न स्तरीय पादपों और प्राणियों में एक सामान्य जनन प्रक्रिया देखने को मिलता है, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन में जो होती है जिसमें हमें दो तरह के गैमेटों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन में जो होता है दोनों गैमेटों की आवश्यकता होती है, यानी नर और मादा दोनों की आवश्यकता इसमें होती है। कहते हैं इसमें युग्मकों के निर्माण और जो बाद में उनका संलग्न होता है, निषेचन के बाद नर और मादा युग्मकों के संलग्न द्वारा जो है युग्मजन बनता है, यानी नर और मादा जब गैमेट मिलते हैं तो एक नया जीव की उत्पत्ति होती है, जो परिपक्व जीवों में परिपक्व हो जाते हैं। और अधिकतम प्राणी उच्चतर पौधे अपनी जनसंख्या वृद्धि लैंगिक जनन द्वारा ही संपन्न करते हैं। ये लैंगिक जनन दो उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिसमें कीटों में किस प्रकार होते हैं और मानव में किस प्रकार होते हैं। तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं हमारा पहला टॉपिक आज क्या है। Our first topic is asexual reproduction in an animal. Friends, the most important topic here, asexual reproduction in an animal. There are various methods of sexual reproduction in a lower animal. An example is that the production of reproduction bodies is called gymnosis in the sponge, phloem, and porifera. The first is a gymnome. Gymnome means is a muculum. There is a gymnus is a reproductive body for a asexual reproduction found in the fresh water sponge and some marine sponges. Is a zyma is a Greek means to the ball. There is the a fully grown is a gymno is a given a figure look like a tiny hardened ball is a containing inner marks of undifferentiated cells is called orchocyst. Orchocyst is there surrounding by their distance covering which is the protect the inner cells. The covering the made up to the chintins and the may be strengthened by the speckles, and there is a small outlet is called macropole. The gemina is tied over the unfavorable condition. For example, when the pond dried up to during to the freezing cold of winter, when adult sponge die, it is the geminons is the remain viable. Then the favorable condition return or costis is come out of the macropole in revolta differentiated into the sponge. Here show this diagram of genomes of fresh water sponge in Aspergilla. There is a macropolis here and covering, and orchocyst is also present is a dot shape. There is a most important example for their sponginia in a fresh water sponge. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, पहला टॉपिक है ये इस चैप्टर का, प्राणियों में अलैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है। नियमित प्राणियों में अलैंगिक जनन की जो है अनेक विधियाँ हैं। इनका एक उदाहरण स्पंजो संघ पेरिफेरा में भी जनन का उत्पादन और जिसे हम मुकुलक यानी जेमिनस कहा जाता है के रिगार्डिंग हम देख सकते हैं। तो इसमें जो है मुकुलक, देखिए मुकुलक जो होती है अलैंगिक जनन के लिए जनन कार्य का कार्य करती है और ये अलावन जलीय स्पंज और कुछ समुद्री स्पंजों में भी पाया जाता है। देखिए, ग्रीक भाषा में जेमो का अर्थ होता है कली यानी बर्ड और संग इनिफेरा। तो इसका मतलब समझ सकते हो कि ये जो होती है एक मुकुलक होती है जिसमें ये जनन क्रियाएँ दिखाई गई है। तो यहाँ जेम्यूस जो होती है मुकुलक जिसे कहते हैं, जेम्यूस जो होती है एक पुण्य विधि प्राप्त मुकुलक, यानी चित्र में भी आप देख सकते हो एक नन्ही सी कठोर गेंद होती है जिसके भीतर अवैधित अर्ध कोशिकाएं यानी एक्लोसाइड का पुंज होता है। एक्लोसाइड एक प्रतिरोधी
आवरण द्वारा चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, जो भीतरी कोशिकाओं की सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। यह आवरण जो है काइटिन्स का बना ही होता है और काइटिन के द्वारा अधिक मजबूत भी हो जाता है। इसमें अंतर्द्वार नामक एक छोटा सा छिद्र होता है विद्यमान होते हैं, जिसे मुक्लक प्रतिकूल परिस्थिति को भी सहन कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई तालाब सूख जाता है अथवा जमा देने वाली अत्यधिक ठंड के कारण जब व्यास के स्पंज मर जाते हैं, तब भी ये मुक्लक बचे हुए रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति वापस आने पर आर्कोसाइट्स अंडद्वार में से बाहर निकल जाते हैं तथा एक स्पंज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी विभेदित हो जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होता है। आपने देखा होगा कई जीव जो होते हैं हर्ष कंडीशन की वजह से या ठंड कंडीशन की वजह से क्या होता है, वो मर जाते हैं, फिर उनका अस्तित्व तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं जो होते हैं अपने अंडे को रखे हुए होते हैं, उनके बीज होते हैं जो दोबारा से मुकुलन करके जब कंडीशन उनको प्राप्त होती है दोबारा से जो है उस कंडीशन में आके अपना वृद्धि को जो है करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अगर इस डायग्राम को देखिएगा तो ये जो है लवण जलीय स्पंज का एक मुक्लक विधि दिखाया गया है। देखिए अंडकार इसमें दिखाया गया, अर्ध कोशिकाएं दिखाई गई है और चारों तरफ से आवरण दिखाया गया है। तो ये कंडीशन जो होती है इसको बचाने के लिए और जो है आगे नया जीव उत्पन्न करने के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन इसको देती है। तो ये जो है चित्र काफ़ी बातें यहाँ समझाने की कोशिश कर सकता है आपको। Our next topic is reproduction in a humans. Friend, it is the most important topic here. Reproduction in a humans. The humans reproduce sexually. Reproduction in a human can be studied in a two-part. There is the reproductive system and fertilization, pregnancy, and development of embryos. There is the most important factor here, and the human reproductive system. The human reproductive system here, the maturity of human sex organ begin with the puberty. There is same given to the change. The occur is a boy and the girl, they are grow up. Mostly this is a change occur between the age of 10 to 14 years, and this is both about the containing hormones. During the puberty, the body is the grow rapidly, and the both primary and secondary reproductive organ grow and become mature. And along with these changes is a secondary sex characters also started appearing. It is also to be noted that a male sexual maturity is attained at the age of 13 to 14 years and the females at the age of 13 to 11 to 13 years. And puberty is ultimate lead to be a stage when to the child become a adolescent. So some basic fact here. What is adolescence? There is a term adolescence come from the Latin words is the alocere, means is to grow into the maturity. In this sense, is adolescence is their process rather than the time periods, a process of achievement of attitude and the belief needed to the effective participate in the society. The World Health Organization means WHO is defined. The adolescence is as the period from to 10 to 19 years of age are characterized by the development and change in the physically, psychologically and social area. There is the most important for adolescence here, and during the adolescence there is secondary sexual characters that evolve are flowing. In a male, they include deepenings of voice, varyings of shoulders and muscle bodies, appearance of beards and the mustache, growth of axillary and pubic hair, increment of sector external genital organ, and female hair. There are female in the change include a growth of axillary as a pelvic hair, baldings of pelvics, and the hips, engagement and breast are initially of maturation cycle. And there is sexual maturation is a very significant stage in one life and it is necessary to maintain the health and hygienic of the reproductive organ during this stage. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है मानवों में जनन। देखिए मानवों में जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तभी जो कहते हैं ये संसार में इतनी जनसंख्या बढ़ी है। अगर ये जनन प्रक्रिया न हो तो शायद किसी के लिए भी संभव नहीं है यहाँ पर जीवन आगे उत्पत्ति करना। तो मानवों में जनन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मानवों में जो है लैंगिक जनन होते हैं, यानी इसमें मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। मानव में जनन क्रिया अध्ययन दो भागों से किया जा सकता है। एक जो है जनन तंत्र, दूसरा है निषेचन, संवर्धता एवं भ्रूण परिवर्धन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्टिलाइजेशन, बच्चे की जन्म, सारे कुछ इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर कि जो बर्थ चाइल्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही आता है कि मानव जनन तंत्र। देखिए
कहते हैं अगर आपने जानना है मानव जनन तंत्रों के बारे में तो उसकी विशेषताओं को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे विकास होता है और कैसे आगे जो है ये प्रवृत्त होकर एक नए जीव उत्पत्ति करने के लिए जो है मनुष्य तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा है मानव जनन तंत्र। देखिए, मानव जनन तंत्र में यही बात आता है कि मानव लिंग अंगों की प्रवृत्ति यौवन आरंभ से आरंभ होती है, यानी यौवन आरंभ से ही आरंभ हो जाती है। जब यौवन आरंभ की पहली दहलीज होती है, जब शरीर में बदलाव आने लग जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, यौवन आरंभ। लड़के व लड़कियों को प्रवृत्त होने पर जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ही यौवन आरंभ या प्यूबर्टी कहते हैं, यानी इसको ही कहते हैं जो बॉडी में बदलाव होते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके बॉडी में जो बदलाव होने लग जाती है उसी को ही हम यौवन आरंभ कहते हैं, यानी प्यूबर्टी कह सकते हो। ठीक है, अधिकांश ये परिवर्तन 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच में देखने को आपको मिल जाएगा और ये कुछ हार्मोन के कारण होते हैं। यौवन आरंभ में जो है शरीर तेज़ी से बढ़ता है और प्राथमिक व द्वितीय जनन अंगों में वृद्धि होने लग जाता है। जिनके जनन अंग होते हैं उनमें वृद्धि होने लग जाता है, क्योंकि जो है प्राइमरी और सेकेंडरी गौण होते हैं, कहते प्रवृत्त हो जाते हैं और इस परिवर्तन के साथ ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं, यानी कुछ जो है द्वितीय लैंगिक लक्षण जो है आपके समक्ष दिखने लग जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लड़कों में जो है लैंगिक प्रवृत्ता 13 से 14 वर्ष की आयु में और लड़कियों में जो है 11 से 13 वर्ष की आयु में आ जाती है, जिसे हम किशोर अवस्था में प्रवेश कहते हैं। यानी यही अवस्था होती है जहाँ पर वो किशोर अवस्था में यानी एडोलेसेंस में जो है प्रवेश करते हैं। तो ये अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो है शरीरों में कई तरह के बदलाव आने लग जाते हैं जो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और गलत रास्तों पे भी चले जाने की जो है हिदायत रहती है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए बच्चों को सही अभी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब उनके शरीरों में चेंज होने लग जाता है तो माता पिता को अलर्ट रहना चाहिए और इनको सही मार्गदर्शन करने की आवश्यकता रहती है। दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट है कि किशोर अवस्था क्या है। देखिए, ये कई मायने में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन ये तो आपको पता ही है किशोर अवस्था होती क्या है। एडोलेसेंस के बारे में आपको पता ही है कि शब्द का मूल लैटिन क्रिया एडोसेरेक्स यानी एडोस्क्लेयर है, जिसका अर्थ है विकास होकर प्रवृत्त बन जाना, यानी विकसित होकर पूरी तरह से जो है सक्षम बन जाना। इस अर्थ में किशोर अवस्था में एक समय अवधि न होकर एक प्रक्रिया है। कहते हैं ये कि प्रक्रिया, देखिए कभी भी किशोर अवस्था हो सकती है। कहते हैं समाज में समृद्धि भागीदारी के लिए आवश्यक दृष्टिकोणों की धारणाओं के विकसित होने की प्रक्रिया होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके यानी WHO ने इसको परिभाषित करने की कोशिश किया है। तो सिंपली वो भाषा में आप ये जान सकते हो कि किशोर अवस्था को 10 से 19 वर्ष की आयु के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लक्षण में जो क्या होते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आते हैं। आपको अगर नहीं इतना लंबा चौड़ा याद करना है तो याद रखना कि WHO ने ये परिभाषा दिया है कि 10 से लेकर जो 19 साल में जो परिवर्तन आते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आने लग जाते हैं और परिवर्तन होते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई मानने में कई बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी है ये डेफिनेशन और 8th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये उनके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उनको सिर्फ 3 वर्ड याद रखना है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ठीक है, इनमें परिवर्तन और परिवर्तन को ही जो है हम किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था में विकसित होने वाले जो है द्विलैंगिक लक्षण निम्नलिखित है। देखिए दोस्तों, जब ये किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो शरीर में इनके कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे लड़कों में आवाज़ का भारी हो जाता है। आपने देखा ही होगा कि लड़कों की जो आवाज़ होती है काफ़ी भारी हो जाती है। कंधे चौड़े होने लग जाते हैं, मसल शरीर में आने लग जाते हैं, दाढ़ी व मूंछ के निकलना शुरू हो जाता है, आँखों के अंदर नाक्षीय बगलों में जो है बाल आने लग जाते हैं, श्रेणी में जो है बालों का उगना, बाहरी जनन अंगों का बड़ा होना। तो इस तरह जो है लड़कों में ये सारी क्रियाएँ आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पता लगता है कि जो लड़के हैं बड़े हो गए हैं, यानी वो किशोर अवस्था में आ चुके हैं। लड़कियों में जैसे कांखें यानी बगलों में श्रेणियों क्षेत्रों में बालों का उगना, श्रेणी क्षेत्र और नितंबों का जो है चौड़ा हो जाना, स्तन विकसित होना एवं अत्र यानी जो आर्द्रोधर्म होता है, मासिक चक्र आरंभ हो जाता है। तो इससे ये पता लग जाता है कि लड़कियों के जो है जो एडोलेसेंस अवस्था होती है वो आ चुकी होती है। तो इन सब बातों को जो है आपको परखना है और जानने की कोशिश करना है। ठीक है, कहते हैं व्यक्ति के जीवन में लैंगिक प्रवृत्ता का बहुत बड़ा महत्व होता है और इस अवस्था में जनन अंगों के स्वास्थ्य और सफाई का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो ये कई तरह के इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं और कई तरह की बीमारी भी इनको लग सकती है। तभी कहते हैं कि इस समय में जो है माता पिता को अलर्ट रहना चाहिए और बच्चों को सही से सही ज्ञान देने की कोशिश करना चाहिए। देखिए,
बच्चों के लिए माँ बाप ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनसे ही सब कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। कहते हैं लड़कों को जहाँ फादर सिखा सकता है वहाँ लड़कियों को माँ सिखा सकती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है तभी तालमेल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे बच्चे जो है गलत रास्ते पे और गलत तरीके का जो चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। Here, first of all, have a reproductive system of insect. The sexes are separated in the most insect are reproduction in the usually sexual. Although there are some groups of insect egg sometimes develop pathogenetically without fertilizations, and in the apples all the generation are produced to pathogenetically, and there is all the females. The reproductive organ of cockroaches are described here or represented of the insect. There is a category of insect. There is a take of cockroach of species. The first of all, cockroach species is the male reproductive system. The male reproductive systems consist of pair of testes, a pair of delicate ducts is called the vasa deferens, and periodal vas are different years as the single medulla ejaculatrix and the duct. The ejaculatrix ducts open into the genital pouch and through their male genital pore, and surrounding the male genital pores are gynophaset, as which help the occultations, and seminal vessels are a small white sac at the anterior end of ejaculator ducts. A seminal vessel stores sperm and mushroom as a gland, and the phalanx as a conglomerate gland are accessories is a reproductive gland of male. See in this figure. Here show the Periphelenta americana, means cockroach is a male reproductive system. There is a present on here diagram showing this screen. There is a first of the present are testes in a cockroaches here, and the vasa difference also present, and there are asserted ducts and genital pouch and male genital pores here. Aggressive faces and phloemares is also present. There is a most important diagram and digital diagram here representation. The next is a female reproductive system. There is a female reproductive system in a cockroaches. There is a female reproductive system consists of pair of ovaries. One other side of the hindgut is embodied in their fat body. Friend, here is a Periphelenta americana is a female, is a reproductive system in cockroaches, and there is the each ovary consists of blended tubes is called ovarioles. All the ovarioles is a unit is a posterior and open into short lateral oviducts. The two lateral oviducts unite to form a short medulla oviduct. There are posterior part of the oviducts is a valve and called to the vagina. The vagina is open into the genital pouch and through the female genital pores. Our visual is a speculum and seminus is a exportica, and the open into genital pouch is the spermatia is receive the sperm during the copulations, and copulation is the form to the male. The three pairs of gynophores are present between the female genital pore and anus, and there consists of copulations in the lining eggs and the formation of the oschia. They show in this figure there is a egg is a cover in here. The head is a pair of the branchial accessory gland called to the collateral gland and opened into the penile pouch. The secretion of this gland from the aqueous hard aqueous. However, different insect may be show variation from is the basic plan. There is also the female reproductive system here. The here show the Periphelenta is a americana is a cockroaches of female. There is a female organ here. There is a present of ovaries, Sporocardia, right collateral gland, female genital pores, and the other side is the oviducts. Common oviducts are vagina. There is a present here. There is a vagina present here, and the left collateral gland, genital pouch in here. There is a cockroach diagram in a female. The most important diagram for the exam view. दोस्तों यहाँ पर जो है हम कीटों का जनन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्रिपाण सेंटर जो है ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाता है जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर है, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो ये
आपको भी इसको पहुंचाना है, दूसरा हाथ बनना है। इसलिए सदैव जो है आपको त्रिपाठी सेंटर इस बात को याद दिलाता रहता है कि आपको जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है और जितना हो सके शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चे तक ये जो पहुंच सके और उस बच्चे को लाभान्वित कर सके। देखिए दोस्तों, मैं एक बात हमेशा जानता हूं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, जहां भी जाओगे, आपको बहुत सी बातें जो है पल्ले नहीं पड़ता है। अब जैसे स्कूल में जाते हो, वहाँ पर जो है टीचर इंग्लिश में बातें करते, इंग्लिश में समझाने लगते हैं, और आप लोग जो बच्चे हिंदी मीडियम्स के होते हैं उनको तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ता, और वो कभी कभी क्या सोचने लग जाते हैं, गिव अप कर देना चाहते हैं कि वो छोड़ देते हैं मेडिकल स्ट्रीम को, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का सब्जेक्ट उनको सही से पल्ले नहीं पड़ता है। ये सिचुएशन आपको शायद लग रहा होगा कि सिर्फ आपने इसको फेस किया है, मैंने भी फेस किया था, इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस आपको बयां कर सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पर टीचर जो होते हैं मोटिवेट नहीं करते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये होना चाहिए कि उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि बच्चे आप कर सकते हो। कहते हैं हम ऐसा इंसान है जो हर चीज़ करने में सक्षम है, कहते हैं इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन टीचर जो होते हैं कहते हैं आपसे ये होगा नहीं, आप कमज़ोर हो, आप हिंदी मीडियम हो। इवन कि जो हमारे सहपाठी होते हैं वो भी हमें जो है गलत चीज़ें बताने लग जाते हैं कि आप इस नहीं कर सकते, आप ना करो, छोड़ दो। लेकिन ऐसा त्रिपाठी एनसीसी सेंटर कभी नहीं चाहता है। त्रिपाठी एनसीसी सेंटर का यही एम है कि उन बच्चों को भी समझ दिया जाए, चाहे वो हिंदी में समझा के हो, चाहे इंग्लिश में समझा के हो, जैसे हो आपको समझाना है। और कहते हैं कुछ वर्ड जो है उसको याद तो आपको करना ही पड़ेगा, जो कि आपके मेहनत में आता है, ठीक है। जब ये सब बातें रहेगी तभी जाके जो है हमारा देश का भविष्य अच्छा से बनेगा। क्योंकि मुझे एक बात पता है कि जो ये बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम्स के होते हैं, और उनका एम होता है कुछ अच्छा बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, चाहे आप लैब टेक्नीशियन बनने का, तो ये बच्चे आगे चल के बहुत ही मेहनती सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को फेस किया हुआ होता है। इससे त्रिपाठी सेंटर जो है उन बच्चों के लिए ही वीडियो लाया है जिनको ये ज़रूरत है, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं ये भी कहते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि देखिए प्रोनाउंसिएशन ऐसे बहुत से जो है यहाँ पर आप देखोगे बायोलॉजी के जो वर्ड्स होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। क्योंकि मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, और मैं एक देसी लैंग्वेज में बच्चों को समझाना चाहता हूँ जिससे उनको स्पष्ट समझ में आ जाए। कहते बहुत से ऐसे वर्ड है, अगर इसी को मैं टेढ़ा मुँह करके बोलूँ तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है मैं क्लियर बोलने की कोशिश करता हूँ जिसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। बेशक ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, तो इस बात को आपने इग्नोर करना है, और आपका जो टॉपिक है मेन एम, उन बातों को लेके आगे आपने बढ़ना है। यही बच्चा का सबसे बड़ा परम धर्म होता है कि जो उद्देश्य से ये वीडियो ओपन किया है उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। और साथ में एक इम्पोर्टेंट बात रहता है कि आपको दूसरे बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाने में त्रिपाठी एनसीसी सेंटर का हेल्प जरूर करना है, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लीजिए, कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। अगर आप अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कीजिएगा तो आने वाला समय में आपको पता ही है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपके समक्ष रहेगा, साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, जिसको जो है आम बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ टॉपिक है कीटों का जनन तंत्र। कीटों का जनन तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। चाहे वो बीएससी के बच्चे होते हैं उनमें भी कॉकरोचेस का जो है डायग्राम रहता ही रहता है, ठीक है। तो कीटों में नर और मादा जीवन अलग अलग होते हैं और जनन सामान्य लैंगिक प्रकार के ही होते हैं, यानी जो कॉकरोचेस होते हैं वो भी लैंगिक जनन के द्वारा ही अपना क्रिया को संपन्न करते हैं। यद्यपि कुछ कीट जो होते हैं वर्गों में अंडे कभी कभी और निषेचन के बिना भी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एफिडो में सभी पीढ़ियाँ जो है अनिषेकोजन रूप से जनन होते हैं और सभी मादा ही होते हैं। अब देखिए बहुत ही अलग बात है कि एफिडो की पीढ़ियों में जो होता है अनिषेक जनन के कारण ही जो होते हैं मादा में जो है बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है यहाँ पर। आइए कीटों के प्रवर्धन के रूप में हम जो है तलचट्टा यानी कॉकरोचेस के जनन तंत्र के जो सिस्टम है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा है नर जनन तंत्र। नर का मतलब यही होता है दोस्तों मेल के जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो कहते हैं स्थलीय वाहिका नर जनन जो रंध्र द्वारा जो जनन कोश में खुलती है, और कहते हैं तिलचट्टे में यानी जो कॉकरोचेस में नर जनन तंत्र एक जोड़ी पतली नालिकाओं और जिसके शुक्रवाहक कहते हैं और एक मध्यवर्ती खंडनीय वाहिकाओं का बना होता है। इंसानों में सेम प्रोसीजर होता है, हम इंसानों के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
कहते हैं कि नर जनन रंध्र चारों तरफ से जो है एवं प्रबंधों से घिरे हुए होते हैं जो मंथन में सहायता करते हैं। कहते हैं सखलिनीय वाहिकाओं के अगले सिरे पर छोटे आकार के सफ़ेद कोश होते हैं जिन्हें हम शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय के भीतर शुक्राणु भंडारित होते हैं, यानी शुक्राणु जो होता है स्पर्म यहाँ पर भंडारित होती हैं। ये ग्रंथियों और शिश्नीय और संपीड़ित ग्रंथि नरों के सहायक जनन ग्रंथियाँ होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर पेरिप्लेंटा जो है अमेरिकाना का जो है चित्र दिखाया गया है, जिसे हम सिंपल भाषा में कॉकरोचेस कहते हैं, और भी सिंपल ले जाओगे तिलचट्टा कहते हैं देसी भाषा में। तो इस तिलचट्टा का जो है हमारा जो है मेल का जो है जनन तंत्र को दिखाया गया है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको भूषण सबसे ऊपर दिखेगा, जिसे हम जो टेस्टिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भूषण जो है भूषण से यहाँ प्रेजेंट होता है कॉकरोचेस में भी। और देखिए यहाँ शुक्राक वाहक यानी वासा डिफरेंस के नालियाँ भी आपको दिख रहा होगा, जहाँ से स्पर्म जो होती है फीमेल में जाती है। ठीक है, तो ये होता है पार्ट। और खलनी वाहिनी भी दिखेगा आपको, जनन कोष्ठ भी दिखेंगे, और नर जनन तंत्र रंध्र भी आपको दिख रहा होगा, और युग्म प्रबंधन के शिश्न खंड भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारे चीज़ें जो होती है कॉकरोचों में प्रेजेंट होती है। कहते हैं कॉकरोच इतना छोटा होता है फिर भी सारी प्रक्रिया जो होता है मनुष्य के जैसा ही आपको दिख रहा होगा। इसमें टेस्टिस, ओवरिस, पेनिस सारे कुछ आपको दिख रहे होंगे। तो ये बहुत ही विशिष्ट डायग्राम है, तभी तो ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम माना गया है एग्जाम व्यू से। तो इसको जो है अच्छे से कर लेना, कोई खास नहीं है डायग्राम, आपके लिए बहुत ही साधारण रूप में ये प्रस्तुत है। दोस्तों अगला टॉपिक जो था मादा जनन तंत्र। देखिए हमने जो है नर के बारे में पढ़ लिया, मादा के भी बारे में जानना जरूरी है कि मादा कॉकरोचेस यानी तिलचट्टे में क्या विशेषता होती है और किस विशेषताओं के साथ ये आगे बढ़ती है। कहते हैं इस जीव में मादा जनन तंत्र एक जोड़ी अंडाशय से बना होता है, यानी एक जोड़े जो होते हैं दोस्तों अंडाशय। जैसे मनुष्य में भी होता है, ओवरी होती है, वहाँ पर से दो तरफ साइड से एग रिलीज करती है। सेम इसमें भी होता है, इसमें जोड़ी अंडाशय से बना होता है जो पश्चात के दोनों वासा पिंडों में धंसे हुए होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में अर्ध नालियाँ होती हैं जिन्हें हम अंडशयक कहते हैं। ये सभी अंडशयक पीछे की ओर परस्पर जुड़े हुए होते हैं और छोटे आकार के पार्श्व अंडवाहिनी में खुलते हैं। दोनों पार्श्व अंडवाहिनी जुड़कर एक छोटी सी मध्य अंडवाहिनी बनाती है। अंडवाहिनी का पार्श्व भाग चौड़ा हो जाता है, यानी ये योनि कहलाता है। जहाँ ये चौड़ा होता है उसी को ही इस योनि के नाम से जाना जाता है। योनि मादा जनन रंध्र अथवा भंग द्वारा जनन कोश में खुलता है। कहते हैं शुक्राशय धान और शुक्रगाहिका एक रंध्र द्वारा जनन कोश में खुलती है, और शुक्रधान में जो है मैथुन के दौरान नर से शुक्राणु जमा होती है। मादा जनन कोश और जो है गुर्दा के बीच 3 जोड़ी युग्मक प्रबंधन होते हैं जो मुथन में अंडे देने और अंड कवच बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अपना भूमिका अदा करता है। कहते हैं अंडाशय के पीछे का ऊपर के एक जोड़ी शाखित सहायक ग्रंथि होती है जिन्हें हम जो कहते हैं कल रेटियल्स ग्रंथि कहते हैं। ये दोनों ग्रंथियां 2 अलग अलग द्वारों के माध्यम से जनन कोश में खुलती है। जहाँ जनन होता है वहाँ पर ये कोश जो है खुल जाती है, और इन ग्रंथियों का पश्व अंड कवच अंडों का कवर खोल बनाते हैं। यहीं पर जो है अंडा का जो है खोल बनता है। फिर भी जो है विभिन्न कीटों में इस मूलभूत जो है में थोड़ी सी विविधता पाई जाती है। देखिए दोस्तों ये बात तो जर्नल सी है कि जैसा जीव होता है वैसा ही प्रवक्ता देखने को मिलती है। तो कहते हैं हर जीव में एक जैसा नहीं होता है, तो कई जो है इंसेक्ट में जो है इस प्रकार के प्रवक्ता देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तभी तो जो है कॉकरोचेस को जो है विशिष्ट माना गया और इसी की जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम कि डायग्रामेटिक जो है फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस प्रकार से होते हैं। देखिए कैसा है दोस्तों, यहाँ पेरिप्लेंटा अमेरिकाना का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही विशिष्ट है। इसमें आप देखोगे कि अंडाशय कितने रूप में यहाँ प्रेजेंट है, कैसे दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। शुक्र वाहिकाएँ आपको दिख रहा होगा, दक्षिण ग्राहिका ग्रंथि, दक्षिण पार्श्व ग्रंथि दिख रहा होगा, मादा जनन रंध्र दिख रहा होगा। ठीक है, युग्मक प्रबंधक दिख रहा होगा, जनन कोष्ठ, अंडवाहिनी, मूलावाहिनी, योनि भी आपको नज़र आ रहा होगा, और वाम ग्रंथि। ये जो है काफ़ी साधारण डायग्राम है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगी, और बहुत आसानी से पेपर को टैग कर सकते हो क्योंकि ये सिंपल है और बहुत ही साधारण है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। देयर इज अ मेल reproductive system in human. The reproductive system in a male consists of flowing organs, a pair of testes, a pair of epitheliums, a pair of vasa deferens, and singular vasa deferens is itra, penis, and oscillatory gland. That is important for the
a male reproductive system in human. That is shown in this figure. So here show this figure. There is a bladders, exhausted ducts, posterior gland, external urethra, and also present is a penis, internal urethra, external tissue, repush, and gland penis, and the uterus, ambula, semivascular levels, urethra gland, but the difference, epitheliumous, testis, parietal sac. There is a male reproductive system, very simple male reproductive system here present in this diagram. There is a very easy. Here is the first of all of testis. Testis is a singular testis are depicted in the male gland. In the adult male, each testis is approximately 4 to 5 centimeter long and about 12 gram in weight, and testes are extra abdominal that is present outside the abdominal in a pouch made up of skin and connective tissues called choroidal sac, and scrotums that is hung in the regions between to the leg. Here show the testis of digital diagram here. The testicular lobes is a present reticulus testis, tubulosus recto, seminiferens tubus, and tunica abelinizia. It is a present, and there are two utera and the head of epitheliums was a differential and base of epidermals, and the vast difference is here. There is digital diagram here. The scrotum is the act of the thermoregulator. Scrotum is the act of thermoregulator. It's helped in a maintain of temperature of the testis at about 2 to 3 Celsius lower than to the body temperature. There is the most important here. There is a temperature of testis about 2 to 3 Celsius lower than to body temperature. This temperature is suitable for the development of sperm. There is no suitable temperature. There is not development of the sperm. And anatomically, there each testis is enclosed to the capsule. There are wide fabrics. Connective tissue is called tunica, is abluzinia, and the each testis has a several highly coiled tubulus called is a semiferens tubulus, and there is a sperm are produced. Between there is a cell. The semiferens tubulus is the connective tissue and which contain a clumps of the industrial cells, and also this is called Leydig cells. These cells is great to the testosterone. There is a male sex hormone. Testosterone. There is a male sex hormone, and testosterone is maintained to the primary and secondary sexual character in a male. There is a most important is a role here is the testosterone is a hormone in a human body. And next is the epitheliums. The epitheliums is here. It is a long, highly coiled tubes which is the remains attached to the testis and lies between for the choroidal sac. Epitheliums store a spermatozoa. Sperm is a spermatozoa is a sperm, and they are served to the passes for their transport for their testis. And third is a vas deferens is a sperm duct. It is also called the sperm duct is a vas deferens, and the epidermis is a continually as a vas deferens. It is entered to abdominal cavity and pass over the urinary bladder and join. There is a duct of seminal vascular form to the ejaculatory duct. The ejaculatory duct is open into the urethra, and the urethra here. The urethra is there is the male is about 15 to 20 centimeter long and differentiate in the three parts. Anterior posterior part which is passed through the posterior gland, a middle membranous part, and the posterior penile part is a pass through the capillary organ. The penis uterus is a function as a passes from the both semen and urine. There is a most important there is a pass out of the semen and urine here on this penis. The penis is the most important part of human organ. There is a penis is the cylindrically spongy and the muscular and the highly vascular supplied with the blood vessels. And cavity organs of male, the uterus is run through their central and serve as a common passage for urine and semen here. Their semen is the most important for the fertilizations, as during sexual excitement of the spongy tissue get filled up with the blood and making it erect and stiff externally. There is a penis is covered by the skin. The tip of the penis is soft and highly sensitive. It is called glans penis. It is covered by the loose as a fold skin called to prepuce, which can be detected a function of various male part of given hair.
there is the organs and function. The important function of the male reproductive organ here in a human, there is the organs and function. The seminiferous tubulus is the testis that producer sperm. There is a function of producer sperm. And epidermis is here to store the sperm is available there but malleable state. The sperm duct, what's the difference? A contraction will help to the passage of sperm into the uterus during the conjugulations. And semen, vascular and prostate gland here. The semen and vascular is the prostated gland. They secrete the fluid which is the attractive and more nodulousness is the sperm. And uterus is the contractions expels the semen from the penis during the conjugulations, and uterus also carry urine to extractor. And the penis contains spongy tissue and serve as the copulatory organ. दोस्तों हमारे पास जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, ठीक है, इंसानियत, यानी इंसानों में नर जनन तंत्र कैसे है, मानवों में नर जनन तंत्र का क्या कार्य है और उसका क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं नर जनन तंत्र। कहते हैं नर जनन तंत्र में अंगे होते हैं, यानी मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इंसानों में, कहते हैं एक जोड़ी भूषण होती है, एक जोड़ी अधिभूषण एवं जोड़ी जो है शुक्रवाहक होते हैं, और मूत्र मार्ग और शिशन तथा सहायक ग्रंथि भी उपस्थित होते हैं। यहाँ कई वर्ड जो होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम भी देखना चाहो तो डायग्राम में आप देखोगे कि किस प्रकार किसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए हमारे समक्ष जो है बहुत ही साधारण डायग्राम प्रस्तुत है, जिसको आपको बनाना और समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो मूत्राशय आपको दिखेगा, स्थानीय वाहिकाएँ भी दिखेगी और प्रोस्टेटिक ग्रंथि दिखेगा, बाहरे मूत्र मार्ग भी दिखेगा और शिशन भी आपको नजर आएगा। अंत मूत्र मार्ग और अद्र उतक और शिशन मुंड भी आपको दिखेगा। मूत्र नली भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा जहाँ से यूरियन बनती है। एम्पुला भी दिखेगा, शुक्राशय, कंदपुत्पत्र ग्रंथि और शुक्रवाहिना और एपिडेलमिस, अधरभूषण और भूषण कोश भी आपको नजर आएगा। तो ये टेस्टिस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेस्टिस की अपनी एक कार्य है। देखते हैं आज यहाँ पर टेस्टिस के क्या कार्य दिखाए गए हैं, ठीक है, और क्या ये फंक्शन अपना करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमारा भूषण ही है, टेस्टिस ही है, जिसको हम एक वचन यानी टेस्टिस कहते हैं। कहते हैं भूषण नर जनन ग्रंथियों में जनन ग्रंथ है और एक वयस्क नर में प्रत्येक भूषण लगभग जो है 4.5 सेंटीमीटर लंबा एवं 12 ग्राम भारी होता है। यानी इसका जो लंबाई अगर देखोगे तो 4.5 ही सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका भार जो होता है कम से कम 12 ग्राम होती है। ये उद्वक्त अथवा उधर से बाहर त्वचा संयोजित उतक की बनी एक थैली के भीतर स्थित होती है, जिन्हें भूषण कोश भी कहते हैं। भूषण कोश सामान्य नाम अंडकोश पोयता या टांगों के बीच में लटका रहता है, ठीक है। इसका अगर डायग्राम आप देखना चाहो तो डायग्राम इस प्रकार है। तो दोस्तों हमारे पास डायग्राम आ गया टेस्टिस का, यानी भूषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना हमारे समक्ष है, ठीक है। ये कुछ इसी प्रकार से दिखता है, ठीक है। इसमें भूषण लोब्यूल्ड, रेडियल भूषण, ट्यूबली, रेक्टी, शुक्रधर नालिकाएं और जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी आपको दिखेगा। शुक्रवाहिनी, अधभूषण, एपिडेलमिस मुख्यधार, शुक्र अवाहिका, एपिडेलमिस शीश और मूत्र मार्ग नजर आएगा। ये बहुत डिजिटल है, यहीं पे जो है शुक्राणु बनता है और शुक्राणु जो है वासा डिफरेंस के रिगार्डिंग जो है आगे जो है फीमेल बॉडीज़ में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसकी और भी विशेषता है, तो विशेषताओं को आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भूषण कोश एक ताप नियंत्रक की भांति कार्य करता है, यानी थर्मोरेगुलेटर की तरह कार्य करता है। ये आपको समझ होनी चाहिए। कहते हैं ये भूषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 सेल्सियस नीचे बना रखता है, जो तापमान शुक्राणु प्रवर्धन के लिए अनुकूल होता है। अगर आप यहाँ समझना चाहोगे तो बात ये आपको याद रखना होगा कि आपने सर्दी में भी देखा होगा जो भूषण कोश होते हैं यानी टेस्टिस होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वो बाहर लटके हुए नहीं रहते। कारण ये होता है कि ये टेम्परेचर मेंटेनेंस करते हैं। अगर ये टेम्परेचर मेंटेनेंस क्यों करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल होगा टेम्परेचर मेंटेनेंस क्यों करते हैं। और ये आपको कहने से मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ये स्वयं करेंगे, क्योंकि इनको शुक्राणु को बचाना होता है। कहते हैं शुक्राणु जो होता है हमारे बॉडी के 2 या 3 सेल्सियस कम टेम्परेचर पर ही अच्छा ग्रोथ करता है, अच्छा प्रोड्यूस होता है। तो यही बात उन व्यक्तियों के लिए भी कहा जाता है जो कि बहुत ही ताप में काम करते हैं, तो उनका जो स्पर्म होता है नष्ट हो जाता है, ठीक है, वो जो है जीवित नहीं रहते हैं। जब लेबोरेटरी में अगर आप इसको चेकअप करोगे, टेस्ट करोगे, लेबोरेटरी में डालोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इसमें बहुत से जो स्पर्म होते हैं डेड अवस्था में ही पाए जाते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं, इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इसको चेकअप कराएं, जांच करवाएं, तो पता लगता है कि बहुत से स्पर्म जो रहेंगे मरे हुए नज़र आएंगे। रीज़न ये होता है कि जो व्यक्ति धूप में अधिक काम करते हैं, उनके टेस्टिस जो होते हैं उसमें कोई स्पर्म जो होता है सही कंडीशन नहीं मिल पाता है, टेम्परेचर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं डेड अवस्था को चले जाते हैं। तो इसलिए जो है शरीर के तापमान में भूष्ट कोश जो होती है हमेशा मेंटेनेंस करती रहती है। जैसे ही सर्दी आता है ये बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है और जैसे ही आपको गर्मी महसूस होता है, गर्मी के मौसम आता है, वो ढीला पड़ जाता है और लटक जाता है। तो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर जो है शुक्राणु को उसको बचाना होता है और शुक्राणु इसी कंडीशन में बच भी सकता है। कहते हैं सनातन रूप से प्रत्येक भूषण जो है श्वेत तंतु युक्त संयोजित ऊतक एक समुट में बंद रहती है, जिसे हम श्वेत कंचुक यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। प्रत्येक भूषण में अनेक अत्यधिक कुंडलित नालिकाएं होती हैं, जिन्हें शुक्रजनक नालिकाएं यानी सेमी फेरेंस ट्यूबुलस भी कहते हैं। आप चित्र में भी देखोगे जहाँ पर शुक्राणु नियमित होते हैं। शुक्रजनक नालिकाओं के बीच में संयुक्त ऊतक विद्यमान होते हैं, जहाँ अंतरालीय कोशिकाओं के गुच्छे स्थित होते हैं, जिन्हें हम लीडिंग कोशिका भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। आपको पता है कि जो पुरुषों में हार्मोन होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही जो है पूरे जो है इनके जो टेस्टिस का कंट्रोल होता है और इसमें स्पर्म उत्पन्न करने में या कितना भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ जो है टेस्टोस्टेरोन का योगदान होता है। टेस्टोस्टेरोन नर में प्राथमिक एवं जो है गौण लैंगिक लक्षणों को बनाए रखता है, यानी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही जो आपको जो पुरुषों में बदलाव दिखता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है। जैसे आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, बॉडी का जो होता है काफ़ी विकास हो जाता है। तो ये सब कारणों जो है दाढ़ी मोचाना सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही संभव होता है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन न रहे तो आपको पता है कि मूंछ दाढ़ी आना संभव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हार्मोन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। उसके पश्चात है अधिभूषण यानी एपिडर्मिस। देखिए, प्रत्येक अधिभूषण एक लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है जो भूषण से जुड़ी हुई होती है और जो है भूषण कोश के अंदर विद्यमान होती है। अधिभूषण में शुक्राणु संचलित रहते हैं, यानी यहाँ पर ही जो है शुक्राणु इकट्ठे रहते हैं। अधिभूषण शुक्राणु के भूषण से परिवहन के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। अधिभूषण जो याद रखना दोस्तों कि ये जो होता है स्पर्म को जाने के लिए आगे एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। उसके बाद शुक्रवाक यानी वास्ट डिफरेंस कहते हैं इसको। वास्ट डिफरेंस जो होती है प्रत्येक अधिभूषण के नली के रूप में एक शुक्रवाक नालिका होती है, यानी इसे एक आप नली के रूप में भी जान सकते हो। ये मूत्राशय के ऊपर से होता हुआ आगे बढ़कर उदर के भीतर पहुंचता है और शुक्राशय और वाहिकाओं में मिलकर क्षणीय वाहिका यानी कॉन्जेक्युलेटरी ड्रग का निर्माण करती है। कहते हैं क्लत्रणीय वाहिकाएं जो मूत्र मार्ग में खुल जाती है, जहाँ से मूत्र बाहर निकलता है वहाँ पर ये खुल जाती है। तो इसका भी अपना एक वाटर डिफरेंस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि इसी के थ्रू जो होता है स्पर्म जो होती है, सीमेन जो होती है वो बाहर आती है। उसके पश्चात है मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। देखिए दोस्तों, नर मूत्रमार्ग लगभग जो कहते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा व 3 भागों में विभाजित होती है। अग्रवर्ती प्रोस्टेटिक भाग जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ता है, एक मध्यवर्ती झिल्लीदार भाग और पश्चवर्ती शिशन भाग से मैथुन अंग निष्कर्षण यानी जो है कॉपुलेट्रिस और गंसेशन पेनिस से होकर गुजरता है। मूत्रमार्ग शुक्र एवं मूत्र दोनों के लिए मार्ग का कार्य करता है। याद रखना दोस्तों कि ये शिशन जो होती है ना, ये मूत्रमार्ग और जो सीमेन होती है ये दोनों का ही मार्ग होता है। इसी के थ्रू जो है सीमेन और जो है आपका मूत्र बाहर निकलता है, यानी यूरिन बाहर निकलता है। अब हमारा जो है पेनिस यानी शिशन। देखिए, शिशन एक बेलनकार स्पंजी पेशी और अत्यधिक संभावित रुधिर वाहिकाएं युक्त नर मैथुन अंग होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी जो होते हैं ब्लड होते हैं। ब्लड कारण ये होता है कि इनको कई जगह विभक्त होने की आवश्यकता होती है। तो ये जो होते हैं काफ़ी इसमें ब्लड वाहिकाएं युक्त होती है। मूत्रमार्ग इसके केंद्र से होकर गुजरती है और शुक्र और मूत्र यानी जो सीमेंस और जो यहाँ पर यूरियन होते हैं दोनों के लिए ये साझा पथ का कार्य करती है। लैंगिक उत्तेजना के दौरान स्पंजी ऊतकों में रुधिर भर जाने से यह कड़ा एवं खड़ा सा हो जाता है, क्योंकि रुधिर का ये सारे कार्य होते हैं। अगर ब्लड न हो तो ये कड़ा और खड़ा होना इसके लिए संभव नहीं है। बाहरी रूप से शिशन त्वचा के ढका हुआ रहता है। शिशन का जो है शीर्ष नरम एवं अत्यधिक संवेदनशील होता है। इसे हम शिशन मुंड भी यानी ग्लैंस पेनिस भी कहते हैं। ये त्वचा के एक ढीले बल्ले से ढका हुआ रहता है, जिसे जो हम शिशन गंडक्ष कहते हैं। ये जो है संकुचनशील होते हैं। नर जनन अंग के विभिन्न भागों के कार्य नीचे कुछ दिखाए गए हैं, जिसको आप टेबल में समझ सकते हो कि जो है नर जनन अंग की क्या खासियत है और क्या इनकी विशेषताएं हैं।
दोस्तों यहाँ पर जो है नर जनन अंग की कुछ विशेषताएं दिया गया है। सबसे पहले इसमें है जो भूषणों में शुक्रजनन नालिकाएं, इसका क्या कार्य होता है? शुक्राणु उत्पन्न करना, यानी शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होती है? भूषण में शुक्रजनन नालिकाओं में होती है। उसके बाद अधिभूषण यानी एपिडर्मिस, इसमें जो है शुक्राणुओं के जीवन क्षम लेकिन निश्चल अवस्था में संचलन होती रहती है। उसके पश्चात शुक्रवाहिनी यानी शुक्रवाग, स्तन के समय संकलन की सहायता से शुक्राणु मूत्रबाण में प्रवेश करते हैं, तो ये होता है शुक्रवाहिनी के कारण और रास्ता ही के कारण होता है। उसके बाद शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथ क्या कार्य करते हैं? ये तरल स्वायत्त करता है और जो शुक्राणु को सक्रिय करता है और पोषण प्रदान भी करता है, तो ये जो है शुक्राणुओं के लिए पोषण का कार्य करता है। उसके पश्चात है मूत्रमार्ग, इसका संचलन शुक्राणु के संचलन के समय श्वसन के बाहर निकलता है, यह मूत्र को भी बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी होती है। श्वसन इसमें स्पंजी उत्तक विद्यमान रहते हैं जो मिथुन अंग का कार्य करते हैं। देखिए श्वसन में जो होता है एक स्पंजी लाइक होती है और ये मिथुन के अंग का कार्य भी करती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ श्वसन का कार्य होता है। The head is the organ associated with their human male reproductive system. The first accessory is gland here. The accessory gland include seminal, vesicles, prostate gland, and Cowper's gland. The seminal is a vesicles here. A pair of seminal vesicles are present at the base of the urinary bladder. The seminal vesicles are stored sperm that descend from the testis and secrete a seminal fluid. The seminal fluid is a viscous fluid which is provided to the nourishment to be a sperm, and this secretion from about 4 to 80% of the ejaculate of semen through out of the penis. And the next is the prostate gland. The prostate gland is surrounding the first part of the urethra. It is secrete an alkaline fluid which is the discharge into the urethra. This is the fluid keep a sperm alive and help them to swim with goal secretion of prostate gland from about 5 to 3% of the ejaculate. And the corpus gland and the bulbourethral gland, there is the Peyer's gland is that is below their prostate gland and joined to urethra at a short distance from their prostate gland. Cowper's gland is a secret of white viscous alkaline secretions remaining mucus which act of the lubricant. That is the most important for the Cowper hair. The next is a spermatozoa and the semen. There is a process of formation of sperm is a term spermatogenesis. Is the spermatozoa are male gamete produced by their testes. A statutory human sperm has a three main part: head, neck, tail. Their tips of a sperm is covered by their cap-like structure. Acrosomes is which help to the sperm to penetrate inside of eggs during fertilization. The structure of human sperm is given below. So here show the structure of human sperm. Their human sperm is a long of tail and flagellum and mitochondria also present here. And centroid nucleus acrosome containing enzyme and the head, mapipis. The head is the most important on the fertilization of the egg. There is a tails as a cut on their head. The spermatozoa is immortalized beyond the story in the epidermis, but get activated in the nomotiles by the secretion from the necessary reproductive gland is the male. The secretion of the various is the accessory gland along with their sperm from the semen. The sperms are released in a million. In the conjugation about 2 into 10 is 8 sperm. Mean there is 20 crores sperm present of first time here. The sperm are discharged is a 20 crore sperm discharged for the one time. The sperm when they reduce into the vagina of female move with their speed of 2 mm minute in the side of body of female. They are showing the course of sperm from the production in the testis to the reach the urethra is the penis. The semiferous tubulus is a test producer sperm, and the ghost waste to sperm pass the vas deferens through the network of tubules, and sperm are stored in the epidermis is at the valves but in motile stage, and there also goes way to the vas deferens is a sperm duct, and the 8 leads urethra in a penis. The course of the sperm in the male.
तो यहाँ पर जो है मानव जनन तंत्रों में संवर्धन अंग क्या कार्य करते हैं और इसका क्या कार्य होते हैं, तो यहाँ पर जो है हम हर एक अंग का, हर एक सिचुएशन का जो है यहाँ पर हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर एक मुहिम चलाता है जिसको आपको बताना फ़र्ज समझते हैं, क्योंकि आपको जो है आपको जितना हो सके इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है वीडियो को, जिससे दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो है उन बच्चों को उठाना चाहता है, उन बच्चों को जो है अपने साथ लेके चलना चाहता है जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनको जो है टीचर भी डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए त्रिपाण सेंटर हमेशा अग्रसर रहेगा, क्योंकि मुझे पता है वो बच्चे अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, आपको भी अपना कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ग्रुप पे लगाएं, जिससे दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो प्राप्त हो और वो भी लाभान्वित हो। और ये ना कहें कि उनके साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके साथ देने के लिए त्रिपाण सेंटर ने ही ये मुहिम चलाया है और इसके लिए जो है हमेशा अग्रसर रहते हैं। और मैं जो है यहाँ मेहनत करने की कोशिश करता हूँ कि आप तक जो है अच्छा से अच्छा करके दिखाऊँ। तो दोस्तों, अगर आपको आगे रहना है, त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ना है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी आपको जो है वीडियो मिलेगा। क्योंकि आने वाला समय में फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो भी आपको प्राप्त होगी, वो भी बहुत साधारण लैंग्वेज में और बहुत आसान तरीके से, जिसको समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। और आने वाला समय में जब एग्ज़ाम आएगा तो 100% जो है आपके लिए तरह तरह के जो है क्वेश्चन आएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इसको पेस्ट करना है। तो सोचना नहीं, जल्दी कीजिए दोस्तों, इसको कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मानव नर जनन तंत्र में संबंध अंगों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं सहायक संग्रंथियाँ। अब कुछ जो होती है, आपको पता है इंसानों में कुछ ग्रंथि जो होती है सहायक ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। सहायक ग्रंथियों में अंतर्गत शुक्राशय होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, काउपर जो है ग्रंथि आती है। तो ये सारे ग्रंथि जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष है शुक्राशय। देखिए, शुक्राशय का एक जोड़ा मूत्राशय के आधार पर विद्यमान होते हैं और ये शुक्राणुओं का संचालन करते हैं, जो कि भूषण से निकलते हैं और शुक्राशय तरल पर श्वेत करते हैं। शुक्राशय तरल जो है श्यान यानी विस्कोस तरल होते हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। तो याद रखना, विस्कोस जो होती है वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ये श्वेत शीशन के इसलिए शुक्र शीशन से बाहर निकलने वाला शुक्राणु का जो है 40 से 80% भाग ही वो होता है, यानी ये जो विकल्प जो होता है 40 से 80% इसी चीज़ों का होता है। उसके पश्चात है प्रस्थल ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होते हैं मूत्र मार्ग के पहले इन भाग के चारों ओर से घिरे हुए रहती है और ये एक क्षारीय तरल का जो है श्वेत करती है, जो मूत्राशय में विसर्जित होती है। यह तरल शुक्राणुओं को जीवित रखता है और उन्हें तेजी से तैरने में भी सहायता प्रदान करता है। प्रोस्ट ग्रंथि श्वेत स्थिल पाठ का जो है 3 से 5 से जो है 30% भाग होता है। तो प्रोस्ट ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है, जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। ये स्पर्म को तैरने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण ही संभव हो सकता है। उसके पश्चात है कॉपल ग्रंथि या कंद मूत्रमाशय ग्रंथि। देखिए, ये जो है मत जोड़ी होती ग्रंथि है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे विद्यमान रहती है। याद रखना, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे रहती है और ये प्रोस्टेट ग्रंथि के उस भाग से थोड़ी दूरी पर मूत्र मार्ग से मिलती है, जहाँ पर यह मूत्र मार्ग से बाहर निकलने के लिए हेल्प करती है। काउपर ग्रंथि एक सफ़ेद श्यान क्षारीय श्वेत निकालती है, जो श्लेष्मा सा होता है और स्नेह का कार्य भी करता है। देखिए, कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है, यानी वो मिथुन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसमें जो है कुछ श्लेष्मा उत्पन्न होती है, जैसे हम स्नेहक कहते हैं यानी लुब्रिकेंट कहते हैं। तो ये लुब्रिकेंट क्या करता है, पूरे ही शीशन को यानी जो है स्पर्म को जो आप शीशन को क्या करता है, पूरी तरह से जो है चिपचिपा बना देता है, जिससे जो मिथुन आसानी से किया जा सके। तो ये श्लेष्मा स्नेह ग्रंथि कार्य ही होता है, यानी कॉपर ग्रंथि का ये कद जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ निभाता है। तो ये क्षारीय श्वेत निकालती है, जो कि इंपॉर्टेंट कार्य होता है। उसके बाद है शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ या शुक्र भी कहते हुए है। कहते हैं शुक्राणु के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को शुक्रजनन यानी स्पोटोजोइसिस कहा जाता है, यानी स्पर्मेटोजोइस कहते हैं। तो ये जो शुक्राणु नालिकाओं में होते हैं, जो भूषणों के भीतर उत्पन्न होते हैं, संरचनात्मक रूप से जो है मानव शुक्राणु के 3 भाग देखने को आपको मिलेगा। एक शीश, गीवा और गुच्छ दिखेगा, पुच्छ दिखेगा, यानी हेड, गीवा और जो है इसका टेल्स आपको दिखेंगे, जैसे कि यहाँ चित्र में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि मानव शुक्राणु की संरचना कैसे है। इसी प्रकार के शुक्राणु होते हैं, ठीक है। जो स्पर्म होती है सेम इसी प्रकार के होते हैं,
ठीक है। इसमें जो होते हैं आपको बहुत लंबे जो है इसके दिखेंगे, टेल दिखेंगे। टेल जो होती है उसको तैरने में हेल्प करता है। जब ये फीमेल के बॉडी में जाता है तो तैरने में इसको हेल्प करता है, तभी जाके ये ओवरी तक पहुंचती है। ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, कसाब भी होता है, मध्य खंड भी होता है, शिश भी होती है। जब कहते हैं फर्टिलाइज एग होता है उस समय जो है ये पूंछ होती है कट के निकल जाती है। कहाँ से निकलती है? केंद्रीय स्टूलोल से ये आप कट जाती है और सिर्फ जो होता है ये ओवरी के अंदर जो होता है इसका शीश स्थल ही जाता है, यानी शीश के ही एंट्री होता है, बाकी सारे पार्ट जो होते हैं बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यानी यही जाके वहाँ न्यूक्लियस बनाता है और यही जो होता है क्लीवेजिंग करके जो एक बच्चे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो स्पर्म की जो है पूरा डायग्राम है, जिसको आपको समझना बहुत ही आसान है। यानी ये मानव शुक्राणु संरचना का जो है एक विस्तृत डायग्राम है। कहते हैं शुक्राणु का शीर्ष एक टोपीनुमा संरचना से आवृत रहता है। इसे जो है अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहते हैं, जो कि निषेचन के समय शुक्राणु द्वारा अंड भेदन यानी अंड में प्रवेश करने में सहायता करता है। मानव शुक्राणु संरचना जो है आपने भी देखा, कहते हैं शुक्राणु अधिभूषण में संचित रहने पर गतिहीन रहते हैं। देखिए शुक्राणु अधिभूषण में संचित रहने पर ये गतिहीन होते हैं, कोई गति नहीं करते हैं, लेकिन नर की सहायक जनन ग्रंथि को स्वेद की सहायता से ये सक्रिय एवं गतिशील हो जाते हैं। यानी आप अगर देखोगे तो ये अगर फीमेल के बॉडी में जाता है तो ये बिल्कुल ही मरा सा रहता है और वहाँ पर जो होता है फीमेल की जो पावर होती है वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, तब जाके ये एक तक पहुँचता है और एक तक पहुँचने में इसका टेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। शुक्राणु के विभिन्न सहायक ग्रंथियों के स्रोतों के साथ मिलने से शुक्राणु का निर्माण होती है। शुक्राणु मिलियनों में होती है, यानी 1 मिलियन 10 लाख की संख्या में निर्मित होती है। एक कण के लगभग, देखिए एक कण अगर हम लेते हैं, एक ड्रॉप लेते हैं तो उसमें देखिए कितना होता है, 20 जो है करोड़ से अधिक जो है शुक्राणु विसर्जित होते हैं। तो इतना सारे होना इंपॉर्टेंट होता है, तभी फर्टिलाइजेशन होना संभव होता है, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। कई व्यक्ति जो होते हैं फादर नहीं बनते हैं, रीजन इसका यही होता है कि उनकी शुक्राणु की जो काउंटिंग होती है कम होती है। कहते हैं जब तक उसकी काउंटिंग अधिक नहीं होगी, क्योंकि उनमें से एक को ही प्रवेश करना है तो अधिक अमाउंट में रहेगी तभी जाके वो प्रवेश करेगा। आपने ये चीज़ें मछलियों में भी देखा होगा कि मछली भी जो होती है अंडे लाखों करोड़ों में देती है, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे जो है जीवित रह लेते हैं या उनका जो है आगे वृद्धि हो पाती है। सेम मनुष्य में भी होता है, शुक्राणु के रूप में जो है करोड़ों के फॉर्म में बाहर बॉडी से निकलता है और उसमें सिर्फ एक का ही प्रवेश होता है, यानी एक ही जो है संघर्ष करके आगे बढ़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है, ठीक है, कि हर इतने सारे शुक्राणु में सिर्फ एक शुक्राणु जो है अंड से निषेचन कर पाता है। कि शुक्राणु विशेष करते हैं, ये जो शुक्राणु जब मादा की योनि में प्रवेश कराते हैं तो ये मादा की योनि के भीतर 2 mm प्रति मिनट की चाल से गति करता है। यानी आप देखिए इसका चाल कितना धीमे होता है, यानी 2 mm प्रति मिनट की चाल से आगे बढ़ता है। भूषण में शुक्राणु के उत्पादन से लेकर उनके सेचन में मूत्र मार्ग तक पहुँचने तक ये क्रम दर्शाया गया है। अब देखिए किस प्रकार जो है ये जो है फीमेल के बॉडी में प्रवेश करता है। देखिए भूषण में शुक्रजनन नलिकाएं शुक्राणु बनाती है, शुक्राणु नलिका के जालक के गुजरते हुए शुक्र वाहिकाओं से पहुंचाते हैं और शुक्राणु जो है अधिभूषण में संचलित होते हैं, लेकिन जीवन क्षम पर गतिहीन हो जाते हैं। यानी मैंने पहले ही कहा था कि ये फीमेल के बॉडी में प्रवेश करते ही गतिहीन हो जाते हैं। यानी जो कहते हैं नहीं, लड़के जो होते हैं बहुत कूदते हैं, बहुत अपने आप को तेज दिखाते हैं, लेकिन इनका जो स्पर्म होता है फीमेल के बॉडी में जाते ही बहुत कमज़ोर हो जाता है, कोई उनका पावर नहीं चल पाता है। तो इसके पश्चात जो है वाहिकांश शुक्र नलिकाओं में और उसके बाद सेचन के मूत्रमार्ग के द्वारा निकलते हैं। तो नर में शुक्राणु का अपना यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 10वीं क्लास के बच्चों के साथ साथ जो है +2 के बच्चों के लिए भी और +1 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेबस रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके लिए आगे वाला जो टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। उसमें हम विस्तार से जानेंगे, जिस प्रकार हमने यहाँ पर जो है मानव में जो है मेल के बारे में हमने विस्तार से जाना, हर एक पार्ट को समझा, हर एक चीज़ को समझा, तो उसी तरह से जो है फीमेल के बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि किस ऑर्गन का क्या कार्य है और कौन इतना इंपॉर्टेंट योगदान देता है। तो आपने अगला वीडियो जरूर देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप अपना एक कार्य करना भूलना मत कि इसको जैसे ही आपका वीडियो ख़त्म होगा देखना है और इसका जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। सिर्फ देख के इग्नोर कर देना, ये सही बच्चों की सही निशानी नहीं है। जो बच्चे त्रिपाणी सेंटर के साथ जुड़ गए हैं उनका ये कार्य सदैव रहना चाहिए।